रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती क्या पूरे वैश्विक स्तर पर एक ऐसी गंभीर समस्या को पैदा कर सकती है जहां अनेकों देशों के साथ में अब कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा। ईरान और अमेरिका के बीच में लगभग मिडिल ईस्ट में इतना ज़्यादा युद्ध और तनाव उत्पन्न हो रहा है और उसी के बीच में रूस और चाइना जैसी बड़ी शक्ति आपस में समझौते कर रहे हैं। क्या ये एक ऐसा मुद्दा उत्पन्न हो सकता है जहां अब इन बड़ी शक्तियों के बीच में कंपटीशन हो कि कौन सबसे आगे है और इन सभी के बीच में हमारा भारत कहाँ पे है? भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है क्योंकि भारत लगभग चाइना और रूस के साथ में अपने संबंधों को बेहतर करना चाहता है और इस दौरान देखा जाए तो चीन के साथ में हमारे संबंध बेहतर तो है लेकिन कुछ हद तक बेहतर नहीं है क्योंकि चीन जो है वो यहाँ पर एक ऐसे गतिविधियों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है जहाँ पर वे विद्रोह के रूप में उत्पन्न होता है। हमारे हिंद महासागर वाले क्षेत्रों में चाइना से हमारे देश को खतरा है। उसी प्रकार कश्मीर वाले इलाके में भी चाइना से हमें खतरा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दो बड़ी शक्ति उभर रही है और इनके इस समझौते के कारण पूरे वैश्विक स्तर पर और पूरे भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन और चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, इन्होंने बीजिंग में अपनी मुलाकात की और फिर उस मुलाकात के बाद दोनों ने ये अपने जो मतभेद है उसे बताया कि उन्होंने किस प्रकार अपने इस जो यात्रा है उसे अभूतपूर्व बताया है और दोनों शक्ति जो है वो यहाँ पर एक होते हुए नज़र आ रही है। खबर का अगर मूल अर्थ को हम लोग समझें तो रूस और चीन लगातार राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य जो गतिविधि है उसमें एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। चीन अमेरिका के बढ़ते हुए जो प्रभाव है और इंडो पैसिफिक रणनीति का जो यहाँ पर देखा गया है जो संतुलन है, उन संतुलन को बनाने के लिए रूस के साथ में वो अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहा है ताकि दोनों देश एक साथ मिल कर के अपने अपने जो भी यहाँ पर देश है उसमें जो कमियां हैं उसे पूरी कर सके। जैसे कि चीन रूस के साथ मिल कर के अपनी यहाँ पर जो साझेदारी है उसके द्वारा अपने रणनीतिक रूप को संतुलित करना चाहता है। चीन और रूस के बीच में अगर संबंधों के बारे में बात करें तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर से हम लोग आगे बढ़ेंगे जहां पर शुरुआत होता है 1949 से। 1949 का समय जो था वो चीन में कम्युनिस्ट शासन का आने का समय था जहां पे दोनों देश एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन जैसे ही 1960 का दशक आता है वैचारिक मतभेद के कारण दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद जो है वो उत्पन्न हो जाता है और फिर उनके बीच के रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर वर्तमान का बात किया जाए तो अभी वर्तमान में दोनों देश एक दूसरे से ऊर्जा सहयोग, सैन्य सहयोग, डॉलर के विकल्प की खोज, अमेरिका के प्रभाव का संतुलन और बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था जो है इस पर एक साथ मिल कर के काम करने का यहाँ पे एक साझेदारी रूप जो है वो ले रहे हैं। दोनों देश इन सारे चीज़ों पर काम करने के लिए अपने आप को एकजुट करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। रूस चीन संबंधों में प्रमुख क्षेत्र है आर्थिक संबंध। रूस चीन को तेल, गैस और प्राकृतिक संसाधन देता है। चीन रूस को तकनीकी मशीन और उपभोक्ता वस्तु उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार दोनों देश एक दूसरे से यहाँ पर व्यापार के रूप में जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार सैन्य संबंध में भी जैसे कि दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। हथियार और रक्षा तकनीक का आदान प्रदान भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आया है और आर्कटिक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यहाँ पर राजनीतिक सहयोगी दिखाई दे रही है। वैश्विक संस्थाओं में इन दोनों देशों का यहाँ पर सहयोग देखा गया है जैसे कि ब्रिक्स में। उसी प्रकार संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में
और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। बातचीत के दौरान सकारात्मक प्रभाव, जैसे कि इन दोनों देशों के बीच में अगर बातचीत हुई है बीजिंग में, तो इन बातचीत के दौरान हमारे सामने दो तरह के पहलू जो है वो प्रस्तुत होते हैं। पहला तो सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक, क्योंकि हर सकारात्मकता के पीछे एक ना एक जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, और इस मुलाकात में भी है। सबसे पहले सकारात्मक की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था मजबूत होगी, अमेरिका केंद्रित विश्व व्यवस्था को चुनौती मिलेगी। रूस और चीन अगर एक साथ जुट जाते हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक, सैन्य गठबंधन अगर बन जाती है और वे एक साथ अगर काम करते हैं, तो पूरे मिडिल जो ईस्ट है वहाँ पर जितने भी देश हैं सभी को अपने प्रभाव में ले सकते हैं। और इसी दौरान वे यहाँ पर एकजुट हुए हैं, अगर अपने आप को यहाँ पर सभी के सामने एक दूसरे के साथ यहाँ पे समझौता करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसका सामान्य कारण ये हो सकता है कि वो अमेरिका को वैश्विक स्तर पर यहाँ पर चुनौती देना चाहते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के रूप में भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि चीन को अस्थायी ऊर्जा आपूर्ति मिलेगी और रूस को एक बड़ा बाजार मिल जाएगा। पश्चिमी प्रतिबंधों का प्रभाव कम, जैसे कि रूस को आर्थिक राहत मिल सकती है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नकारात्मक प्रभाव के बारे में, जैसे कि नया ब्लॉक पॉलिटिक्स का यहाँ पे निर्माण हो सकता है। इन दोनों देशों के एकजुट होने से अमेरिका एवं पश्चिमी देशों पर प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। रूस और चीन के बीच का जो संबंध है, इसमें हमें अब देखने को मिल सकता है कि ये संबंध कहीं नकारात्मकता का रूप ना ले ले और साझेदारी की जगह यहाँ पर कहीं वे एक दूसरे को अपना दुश्मन ना समझ बैठे, और कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों देशों के बीच का जो यहाँ पे संबंध है उसके प्रभाव में हमारा भारत ना आ जाए। इंडो पैसिफिक में तनाव, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और अमेरिका चिंतित हो सकते हैं। इन दोनों देशों के एकजुट होने से सैन्य जो प्रतिस्पर्धा है वो भी यहाँ पे बढ़ सकती है। अगर इन दोनों देशों के एकजुट होने का मुद्दा उठा है तो इसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि दुनिया में वैचारिकता और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली विकसित हो सकती है, पश्चिमी वित्तीय संस्थानों का यहाँ पर प्रभाव घट सकता है। अब हम भारत के संदर्भ में इन मुद्दों को यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि अगर ये दोनों देश एक दूसरे से यहाँ पे साझेदारी के रूप में अगर शामिल हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर भारत के संदर्भ में अगर सकारात्मक पक्ष को देखें तो रूस के साथ में भारत के संबंध बने रहेंगे, तो फिर रक्षा उपकरण और ऊर्जा परमाणु सहयोग भारत जो है वो प्राप्त करता रहेगा। यानी कि भारत रूस के साथ में एकजुट होकर के परमाणु जो ऊर्जा शक्ति है उसे बढ़ा सकता है। ब्रिक्स और SCO सहयोग जो है भारत को मिल सकता है। भारत इन मंचों के माध्यम से बहुपक्षीय कूटनीति को मजबूत कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन रूस अगर निकट होते हैं तो फिर यहाँ पर भारत की रणनीतिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि चीन के द्वारा अगर देखा जाए तो भारत को कभी कभी अपनी जो यहाँ पर जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उसमें तनाव देखने को मिलता है। भारत अमेरिका संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा। भारत का संबंध अगर देखा जाए तो चीन के साथ में भी है, रूस के भी साथ में है और अमेरिका के भी साथ में है। लेकिन अगर भारत चीन और रूस के साथ में अपने संबंध को बेहतर करता है तो फिर अमेरिका अपना दुश्मन भारत को मान लेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे भारत को एक संतुलन बनाना होगा, ताकि जो है यहाँ पर उसे किसी तरह का यहाँ पर समस्या का सामना ना करना पड़े। रूस के साथ में पारंपरिक संबंध, उसी प्रकार अमेरिका के साथ में रणनीतिक साझेदारी की व्यवस्था जो है अपनानी पड़ेगी। लेकिन भारत को यहाँ पर संतुलन बनाना होगा, अन्यथा फिर कोई बड़ी शक्ति भारत को अपना नियंत्रण में ले सकती है। इंडो पैसिफिक सुरक्षा, चीन की बढ़ती
शक्ति भारत की समुद्री बढ़ती शक्ति भारत की यहाँ पर जो समुद्री और सीमा सुरक्षा है वहाँ पर जो तनाव है, चुनौती जो है वो उत्पन्न कर सकती है। अब हमारे भारत को क्या क्या करना चाहिए, एक रणनीतिक यहाँ पे देखा जाए, भारत किसी एक गुट में पूरी तरीके से शामिल होने के बजाय सभी के साथ में संतुलन बनाए रखेगा। अगर भारत ये कह दे कि हम अमेरिका के साथ में है तो फिर चीन और रूस अपने संबंधों को यहाँ पे ख़राब कर लेगा, यानी कि भारत से अपना संबंध को वो लोग तोड़ लेगा। उसी प्रकार अगर भारत ये कह दे कि वो चीन के साथ में अपने संबंध को रखना चाहता है तो फिर अमेरिका अपना यहाँ पे प्रभाव दिखाएगा और बीच में हमारा भारत किन बड़ी बड़ी शक्तिशाली देशों के प्रभाव में आता रहेगा। इसलिए भारत को यहाँ पर किसी भी गुट में जाने की बजाय संतुलन जो है उसे बनाना होगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है इसकी व्यवस्था करनी होगी। भारत स्वतंत्र विदेशी नीति बनाए रखने की कोशिश करेगा। अब हम जैसे कि यहाँ पे ब्रिक्स का नाम जो है उसे हम लोगों ने देखा था, तो आखिर में ये ब्रिक्स है क्या, इसका काम क्या है, इसमें कितने सदस्य हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ब्रिक्स जो है वो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जहाँ पर संतुलन बनाने का काम किया जाता है। इसमें 5 बड़े बड़े देश शुरुआत में जोड़े गए थे, जैसे कि यहाँ पे ये बी है यानी कि ब्राज़ील, यहाँ पे आर यानी कि रसिया, आई यानी कि इंडिया, सी यानी कि चीन और एस यानी कि साउथ अफ्रीका। ये जो 5 देश हैं इन्हीं के नाम के आधार पर ये ब्रिक्स नाम जो है वो रखा गया था और शुरुआत में ये 5 देश इसमें शामिल थे, लेकिन अभी अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए हैं, जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया। ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि अभी इसमें शामिल हो चुके हैं। आखिर में ये ब्रिक्स की स्थापना क्यों की गई थी? अमेरिका और यूरोप का आर्थिक व राजनीतिक वर्चस्व को कम करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करना और वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में सुधार लाना। ब्रिक्स के प्रमुख संस्थान जैसे कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना होती है 2014 में और इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। अब इस पूरे बिंदुओं का एक अगर निचोड़ देखें, पुतिन और शी जिनपिंग की बातचीत केवल एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि बदलती हुई वैश्विक राजनीति का संकेत है, जहां रूस और चीन मिलकर एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां पश्चिमी देश का प्रभुत्व कम हो जाए। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि ये दोनों देश अगर एकजुट होते हैं तो फिर पश्चिमी जो देश है उन सारे देशों को फिर ये अपना निशाना बनाएंगे, जैसे कि अभी अमेरिका